नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी एसएससी जीडी की क्लासें चल रही थी। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया है। इसमें आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। पहले हम डिस्क्रिप्टिव मैटर पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले। दोस्तों, अब बात करते हैं हम इस एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है उनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। ये सभी बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। फर्स्ट की बात करें तो ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए गाइड तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। आपका जो सिलेबस आता है जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, जो आपके 4 टॉपिक सब्जेक्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसको बनाया गया है और कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर कवर कर रखा है। साथ ही बात करें एसएससी जीडी 2011 से लेके अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैटर उपलब्ध करवा रखा है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एसएससी एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। मैथ और रीजनिंग की बात करें तो आपको इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन एग्जाम में आपकी समय की बहुत ही वैल्यू होती है। इसके आधार पर ही हमने इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स आपके लिए उपलब्ध करवाई है। एसएससी जीडी के में जो पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के लगभग 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। यानी कि 4000 प्रश्न आप पढ़ेंगे तो आपका जो लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और इसको सभी प्रश्नों की आपको संपूर्ण व्याख्या देखने को मिलेगी। यानी कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हर क्वेश्चन इसमें उपलब्ध करवाया गया है। इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार भी बनाया गया है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें हम तो ये गत वर्षों के पेपर्स का सेट है, जिसमें आपको 35 प्लस पेपर्स देखने को मिलेंगे और हर पेपर का आपको ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि हर पेपर के ऊपर आपको QR कोड मिलेगा। आप QR कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट हर क्वेश्चंस का आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए बात करें दोस्तों, तो सामान्य ज्ञान के लिए ये एसएससी जीडी व एमटीएस के लिए बनाई गई बुक है। इसके अंदर आपको एसएससी जीडी प्लस एमटीएस के 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैटर इसमें भी आपको मिलने वाला है। एसएससी जीडी और एमटीएस की परीक्षाओं में जो जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं के स्तर के ही अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। यानी कि आपको आइडिया हो जाएगा जो लेवल आपका एसएससी जीडी और एमटीएस का है उसी लेवल के आधार पर जो अन्य जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, सामान्य ज्ञान के जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके क्वेश्चनों का भी इसमें समावेश किया गया है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है और कंप्लीट व्याख्या के साथ हर क्वेश्चन की आपको इसमें व्याख्या देखने को मिलने वाली है। इसको भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। बात करें दोस्तों सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान के लिए ये सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से बुक है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते हो तो उसमें सामान्य ज्ञान का पार्ट अवश्य पूछा जाता है। आप अपने सामान्य ज्ञान के स्तर को अच्छा मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से ये बुक आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। अब हम बात करेंगे, हमारे टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? वैदिक सभ्यता। सबसे पहले बात करें वैदिक सभ्यता की दोस्तों, तो इसका समय काल पूछा जाता है। तो समय काल क्या रहा है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य। यानी कि वैदिक सभ्यता जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य इसका समय काल रहा था। क्लियर? अब बात करते हैं इसके वैदिक सभ्यता के निर्माता व सभ्यता के प्रकार के बारे में। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य हैं। तो आर्यों को वैदिक सभ्यता का निर्माता माना गया है। और आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। क्या होता है आर्य का अर्थ? श्रेष्ठ। जो वैदिक सभ्यता थी वो कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता, न कि शहरी सभ्यता थी। ये वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। लोग गांव में ज़्यादा निवास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। और इसका काल मैंने आपको बताया 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो वैदिक सभ्यता की बात करें दोस्तों तो इसको 2 भागों में
बांटा गया है। पहले की बात करें तो ऋग्वेदिक काल जिसका जो समय काल रहा है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य है, और जो सेकंड है वो है उत्तर वैदिक काल, और इसका समय काल जो रहा है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य है। तो हमने देखा है कि वैदिक सभ्यता का जो निर्माता है वो आर्यों को माना जाता है। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। और वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, और इसका जो समय काल रहा है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। और वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है। ऋग्वेदिक काल जिसका समय काल क्या रहा था? 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य, और उत्तर वैदिक काल का जो समय रहा है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य। अब बात करते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान व आर्यों द्वारा खोजी गई धातु की। तो आर्य प्रदेश शुरू में सप्त सिंधु या 7 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता था। आर्य जो पहले थे वो पहले सप्त सिंधु या 7 नदियों के भूमि के रूप में जाना जाता था, जिसमें 7 नदियों का जो क्षेत्र था वो कौन कौन सी नदियां थी? सिंधु, वितस्ता, जो अभी वर्तमान में झेलम नदी है उसका पहले नाम क्या था? वितस्ता। इसके अलावा अस्किनी जो अभी वर्तमान में चिनाब नदी है, परूषणी जो वर्तमान में अभी रावी नदी है, बिपाशा जो वर्तमान में अभी व्यास नदी है, और शतुर्दी जो अभी वर्तमान में सतलज नदी है, और लास्ट कौन सी थी? सरस्वती नदी। ये 7 नदियों का क्षेत्र था जो 7 नदियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता था, सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एसएससी जीडी में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि झेलम नदी का प्राचीन नाम पूछ लिया जाए आर्यों के अनुसार तो वितस्ता था। चिनाब नदी का पूछ लिया जाए तो चिनाब का क्या था? अस्किनी। रावी का पूछा तो परूषणी हो जाएगा, और बात करें व्यास का तो व्यास को पहले क्या कहा जाता था? बिपाशा कहा जाता था, और सतलज को शतुर्दी कहा जाता था। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। वर्तमान नाम और जो आर्यों के समय जो नाम था इन नदियों का, उन नाम को आपको मिलान के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं या डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करें इसके निवास स्थान की, तो जर्मन विद्वान जो प्रोफेसर मैक्स मूलर है उनके अनुसार जो आर्य थे वो उनका मूल निवास क्या था? मध्य एशिया माना गया है। परंतु डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार आर्यों का मूल निवास क्या माना गया है? सप्त सिंधु माना गया है। ठीक है, तो प्रोफेसर मैक्स मूलर ने जो आर्य थे उनका मूल निवास क्या माना था? मध्य एशिया माना था। परंतु डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार जो आर्यों का मूल निवास स्थान जो था वो क्या था? सप्त सिंधु माना था। ठीक है, अब ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान के लिए सर्वत्र सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद है अपना, उसके अंदर जो आर्यों का मूल निवास स्थान जो था वो कौन सा माना गया है? सप्त सिंधु प्रदेश, जो कि डॉक्टर अविनाश चंद्र ने भी माना है। सप्त सिंधु प्रदेश जो था वो पंजाब और अफगानिस्तान, यानी कि पंजाब में भारत का हिस्सा भी आता है और पाकिस्तान का भी हिस्सा आता है। इसके अलावा अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था वो अपने सप्त सिंधु या आर्यों के मुख्य स्थान माना जाता था। आर्य द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहवा। तो लोहा की खोज आर्य द्वारा ही की गई थी। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से वो अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वो डाउट क्लियर भी कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहाँ पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है, जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं।
हम बात करेंगे वैदिक काल की, तो वैदिक काल का जो समय बताया मैंने आपको 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य रहा है, और इसको दो भागों में बांटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय का क्या रहा था, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य, और जिसमें ऋग्वेद का वर्णन मिलता है। और उत्तर वैदिक काल की बात करें हम तो उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य इसका समय काल रहा था, और इसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद इसके अंतर्गत उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं। अब हम थोड़ा नक्शे के माध्यम से जानते हैं कि आर्यों का मूल निवास क्या था। तो सप्त सिंधु जो प्रदेश है दोस्तों, वो जो ये क्षेत्र आता है, ये क्षेत्र आर्यों का मुख्य निवास स्थान था। यानी कि पंजाब जो क्षेत्र पड़ता है, ये आधा पाकिस्तान में है, आधा अपने भारत में भी है ये क्षेत्र, और ये बलूचिस्तान का जो एरिया पड़ता था, यही सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम ऋग्वैदिक काल की। अब हमने दो पार्टों में पढ़ा था इसको, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब बात करेंगे हम फर्स्ट की ऋग्वैदिक काल की, जिसका समय काल क्या रहा था, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। सबसे पहले बात करें ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन की, तो जो सामाजिक जीवन कैसा रहा था उसके बारे में जानते हैं। तो परिवार जो था ऋग्वैदिक काल में वो कैसा था, पितृसत्तात्मक, यानी कि फादर साहब की चलती थी, तो पितृसत्तात्मक परिवार था ऋग्वैदिक काल में। जाति व्यवस्था की बात करें हम तो जाति व्यवस्था क्रम प्रधान होती थी, न कि जन्म के आधार पर। जो क्रम करता था उसी आधार पर जातियों का बंटवारा हो जाता था। स्त्रियों को पढ़ने व यज्ञ में भाग लेने का पूर्ण अधिकार था। जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति अच्छी थी, इनको पढ़ने भी दिया जाता था, और उनको यज्ञ जो होते थे उसमें भी उनको भाग लेने की पूर्ण अनुमति प्रदान दे रखी थी। ठीक है, इसके अलावा बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा और तलाक का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो अच्छा बात यह था कि परिवार पितृसत्तात्मक था, जाति व्यवस्था कर्म प्रधान होती थी, स्त्रियों को पढ़ने व यज्ञ करने की पूर्ण अधिकार मिला हुआ था। इसके अलावा बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा और तलाक का प्रचलन नहीं था। तो ये बहुत ही, यानी कि कह सकते हैं हम कि स्त्रियों की स्थिति इसमें बहुत ही अच्छी मानी गई थी। धार्मिक जीवन की बात करें हम तो धार्मिक जीवन में प्रमुख जो देवता थे वो कौन कौन से थे, इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में किस देवता की पूजा होती थी, तो ये इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, और आपका एक इनमें से भी रहेगा, या फिर आपको किस देवता की पूजा नहीं होती थी तो 3 ये दे देंगे आपको, और एक किसी अन्य देवता का नाम दे देंगे। तो जो आपका अलग ऑप्शन होगा वही होगा। तो यानी कि चारों को आपको याद करना है, इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। यानी कि ऋग्वैदिक काल में इन चारों देवताओं की प्रमुख रूप से पूजा होती थी। अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से ही लिया गया है, अस्तोमा सदगमय। जबकि जो सत्यमेव जयते हैं वो कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। क्लियर। इसके बाद बात करें हम आर्थिक जीवन की, तो उनका आर्थिक जीवन क्या था, तो उनका मुख्य जो व्यवसाय था वो क्या था, कृषि व पशुपालन, और घोड़ा इनका परम उपयोगी पशु माना जाता था। तो इनका आर्थिक जो जीवन था, जो इनका मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था और पशुपालन, की खेती करते थे, साथ में पशुओं का भी पालन करते थे, और जो घोड़ा था वो इनका प्रमुख उपयोगी पशु माना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे देखेंगे राजनीतिक जीवन की बात करें हम तो राजा का पद वंशानुगत होता था, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनता था ऋग्वैदिक काल में। इसके अलावा बात करें सेनापति व पुरोहित, पुरोहित कौन होते थे, मंत्री। सेनापति व पुरोहित द्वारा राज कार्यों में राजा की सहायता की जाती थी, यानी कि जो राजा होता था उसकी सहायता के लिए सेनापति और जो मंत्री होते थे वो राजा की राज कार्य में सहायता करते थे। स्पर्श किसको बोला जाता था, तो जनता की गतिविधियों को राजा तक पहुंचाने वाला गुप्तचर। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में स्पर्श शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो किसके लिए किया जाता था, गुप्तचर के लिए। क्लियर। कुछ और बातें जाने ऋग्वैदिक काल की,
तो ऋग्वेद में 10 मंडल, कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 मंत्र हैं। ठीक है। और बात करें 10वें मंडल की, तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का, जो 4 वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग यहीं से ही मिलता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी बार पूछा गया है कि 10वें मंडल में क्या है, तो 4 वर्ण हैं, उनके बारे में पहली बार उल्लेख यही मिला है। और जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। तो ये पूछा जा सकता है कि आपको एग्जाम में कि सोम देवता से समर्पित जो मंडल है ऋग्वेद में वो कौन सा है? 9वां मंडल। क्लियर। आगे देखते हैं अमाजू। अमाजू किसको बोला जाता था? तो दीर्घकाल या आजीवन अविवाहित कन्याओं को। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। अमाजू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था ऋग्वेदिक काल में? तो जो कन्याएं होती थी वो अविवाहित होती थी, उन कन्याओं को अमाजू के नाम से जाना जाता था। सुरा, सुरों द्वारा ग्रहण की जाने वाली एक प्रकार की शराब थी, जो कुछ देवता भी इसका सेवन करते थे, जिसको सुरापान कहते थे। ठीक है। सोमरस की बात की जाए तो सोमरस भी सेम ही है। सोम लताओं से बनाए जाने वाले सोमरस को दूध व दही में मिलाकर तैयार किया जाता था और इसे पेय पदार्थ को देवता पिया करते थे। ठीक है। तो ये भी एक नशीला पदार्थ ही था, शराब के जैसा ही, जिसका सेवन देवता करते थे। 10 राग युग की बात करें तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इस युद्ध का उल्लेख की बात करें तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। तो बहुत बार एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तो कौन से मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में। ठीक है। और जो ये युद्ध था वो परुषणी नदी पर के तट जो था, परुषणी नदी पर लड़ा गया था। इसमें राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। तो 10 राग जो युद्ध था वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख या वर्णन मिलता है, और जो कि किस नदी पर लड़ा गया था? परुषणी नदी के ऊपर, जिसमें राजा सुदास और अन्य जो 10 राजा थे उनके बीच लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। क्लियर। आगे देखेंगे उत्तर वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक है। इसमें बात करें सामाजिक जीवन की दोस्तों, तो सामाजिक जीवन कैसा था? परिवार वही पितृसत्तात्मक था। जाति जो थी वो व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। जाति व्यवस्था किस पर आधारित थी? जन्म पर आधारित थी। यानी कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार की जाति व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बात करें गोत्र प्रथा की तो वो प्रचलित हो गई थी। स्त्रियों की दशा में गिरावट आने लग गई थी। यानी कि जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आने लगा उस वैसे स्त्रियों की जो दशाएं जो अपने ऋग्वेदिक काल में अच्छी मानी जाती थी वो अब उत्तर वैदिक काल में आने से उनकी स्थितियों में गिरावट आने लग गई थी। धार्मिक जीवन की बात करें हम तो धार्मिक जीवन में जो प्रमुख देवता थे वो प्रजापति, जो प्रजापति देवता थे उनको सृष्टि के निर्माता के रूप में पूजा जाता था। ठीक है। जिनको सर्वोच्च स्थान दिया गया था। बात करें रुद्र की, उनको शिव के रूप में पूजा जाता था। विष्णु भगवान की बात करें तो संरक्षक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। और समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया था, क्योंकि वे धार्मिक अनुष्ठान कराते थे। यानी कि जो ब्राह्मण थे उनकी जो वैल्यू थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वे लोग यज्ञ वगैरह करवाते थे। ठीक है। और जादू टोना में विश्वास बढ़ गया था। जादू टोना में विश्वास बढ़ गया था किस में? उत्तर वैदिक काल में। यहां तक क्लियर है। आगे चले। आर्थिक जीवन की बात करें हम तो आर्थिक जीवन कैसा था? तो प्रमुख व्यवसाय उनका वही कृषि और पशुपालन पर आधारित था, और पशुपालन की अपेक्षा कृषि आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार बनी थी। यानी कि जो कृषि और पशुपालन दोनों ही प्रकार का वो व्यवसाय करते थे, परंतु कृषि से कृषि जो थी वो पशुपालन की अपेक्षा अधिक महत्व वो लोग उनको देते थे। यानी कि कृषि को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। राजनीतिक जीवन की बात करें हम तो राजा का जो पद था वो शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय हुआ। यानी कि राजा को जो पद था ऋग्वेदिक काल में वो वंशानुगत था, परंतु अब ये हम बात करें उत्तर वैदिक काल की तो उत्तर वैदिक काल में जो राजा का जो पद था वो शक्तिशाली राजतंत्रों का यानी कि उदय, यानी कि जो
जो शक्तिशाली था वो ही राजा बनता था। अब बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो इसमें यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है जो 2 भागों में विभक्त है। कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला है कृष्ण यजुर्वेद जिसको गद्य भाग में माना डाला गया है, और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद भाग में है। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद है जो कि गद्य भाग में है, और शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद भाग में है। सामवेद की बात करें तो साम का अर्थ क्या होता है? गान से होता है। और अथर्ववेद की बात करें तो अथर्व शब्द का क्या अर्थ होता है? पवित्र जादू। और इसमें ही रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत या अंधविश्वास का वर्णन मिल जाता है। ठीक है, तो जादू टोना वगैरह जो है वो अथर्ववेद के अंतर्गत आते हैं। ब्राह्मण, प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। तो प्रत्येक जो वेद है उसकी जो गद्य रचना है वो क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। पुराण की बात करें दोस्तों तो पुराण कितने हैं? 18 पुराण माने गए हैं, परंतु जो मत्स्य, विष्णु, नारद, वामन इनको प्रमुख पुराण के रूप में जाना जाता है। और जो सर्वाधिक प्राचीन जो पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण माना गया है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख भी मिलता है। तो एग्जाम में बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन जाता है कि पुराण कितने हैं, तो कितने पुराण हैं? 18 पुराण। सब सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और जो भगवान विष्णु हैं वो उनके 10 अवतारों का उल्लेख जो मिलता है वो किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद कितने हैं? 108, जिनमें से 12 उपनिषदों को सर्वाधिक प्राचीन व प्रमाणिक माना जाता है, और इन्हें क्या कहा जाता है? वेदांत। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एसएससी वेदांतों की संख्या पूछ सकती है कि वेदांत कितने हैं, तो कितने हैं? 108। वेदांत और उपनिषद दोनों एक ही हैं, यानी कि 108 ही उपनिषद है, और इसका दूसरा नाम क्या है? वेदांत। और इनमें से 12 उपनिषद जो हैं उनको सर्वाधिक प्राचीन में प्रमाणिक माना गया है। मैंने बताया सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राजसूय जो है राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था। जो राजा के राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ किया जाता था उसको राजसूय यज्ञ के नाम से जाना जाता था, और गोत्र प्रथा प्रचलित इसमें हो गई थी। क्लियर है? आगे देखेंगे वेद। अब इसको सारणी के माध्यम से देखते हैं, तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। इसके अलावा इनके उपवेद भी हैं। कौन कौन से हैं? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। एग्जाम में पूछा जाता है कि आयुर्वेद के रचयिता कौन है, धनुर्वेद के रचयिता कौन है, गंधर्व वेद के रचयिता कौन है, शिल्प वेद के रचयिता कौन है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आयुर्वेद के रचयिता कौन है? धन्वंतरी। धनुर्वेद के रचयिता विश्वामित्र। गंधर्व वेद के रचयिता भरत मुनि, और शिल्प वेद के रचयिता विश्वकर्मा। ये सारणी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। आगे बात करेंगे वेदांग की। तो वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, वैयाकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और कल्प। 6 वेदांग माने गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और कल्प। इसके अलावा बात करें दर्शन की, तो दर्शन कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? सांख्य, न्याय, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक। ये 6 दर्शन हैं। और यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? कपिल जी। इसके अलावा न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? बदरायण। और वैशेषिक के कौन है? कणाद। ये इनके दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको यहां से भी। आगे देखेंगे पौराणिक महाकाव्य। रामायण की बात करें दोस्तों, तो रामायण में एक रामायण, दूसरा महाभारत। तो सबसे पहले हम रामायण के बारे में जाने तो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, रामायण को संस्कृत में
क्या कहा जाता है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। और इसकी रचना किसने की थी, महर्षि वाल्मीकि ने। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामायण के रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के महर्षि वेद व्यास। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं कि रामायण के रचयिता वेद व्यास हैं या फिर महाभारत के रचयिता वाल्मीकि हैं। तो ऐसा नहीं है, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है और महाभारत के महर्षि वेद व्यास। ठीक है, इसकी रचना की बात की जाए तो दोस्तों 5 ईसा पूर्व शताब्दी के मध्य इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें जो श्लोक थे वो कितने थे, 6000 थे। फिर बीच में 12000 हुए और वर्तमान में कितने हैं, 24000, जो कि 7 खंडों में इसको विभाजन इसका कर रखा है। ठीक है, कर्मकांड वाली थी, इस प्रकार से 7 खंडों में रामायण को डिवाइड कर रखा है। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, बाद में इसमें 12000 हुए और वर्तमान में इसमें 24 श्लोक हैं। ठीक है, इसकी स्थापना महर्षि वाल्मीकि द्वारा लगभग 5 ईसा पूर्व शताब्दी पहले की गई थी। अब बात करेंगे हम महाभारत की। तो जैन संहिता और सतसहस्त्री संहिता, इसका ये नाम है, संस्कृत में कह सकते हैं हम जैन संहिता या फिर सतसहस्त्री संहिता। इसके रचयिता कौन है, महर्षि वेद व्यास। और इसकी रचना लगभग 4 ईसा पूर्व शताब्दी के मध्य की गई थी। प्रारंभ की बात की जाए दोस्तों तो इसमें 8800 श्लोक थे। फिर बीच में 24000 हुए मध्यम में। और वर्तमान की बात की जाए तो महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं, जो कि 18 अध्यायों में डिवाइड किया गया है। यहाँ तक क्लियर है। इस प्रकार से दोस्तों हमने वैदिक सभ्यता के बारे में जाना है। अब इसके रिलेटेड कुछ एसएससी जीडी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उनके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वैदिक काल के चतुराश्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिवारिक जीवन काल से संबंधित है। ऑप्शन है, ए है वानप्रस्थ, बी है ब्रह्मचर्य, सी ऑप्शन में आपका संन्यास और डी है गृहस्थ। तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं पारिवारिक जीवन से संबंधित पूछा है तो कौन सा आएगा, गृहस्थ। ठीक है, सभी का ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। ए है ब्रह्मा, प्रजापति, गरुड़, बी ऑप्शन में अग्नि, इंद्र, सोम, सी ऑप्शन है वरुण, विष्णु, शिव और डी है शेषनाग, चंद्र और यम। वैदिक काल में महत्वपूर्ण जो देवता माने जाते थे वो कौन कौन से माने जाते थे, अग्नि, इंद्र, सोम और एक देवता और कौन सा था, वरुण जी। ये 4 देवता थे, लेकिन आपके ऑप्शन के अनुसार अग्नि, इंद्र, सोम आपका राइट आंसर होगा। सभी का ठीक है। आगे देखेंगे, आर्य राजा के मंत्री को क्या कहते थे। ए है ग्रेमिनी, बी है सामिथी, सी है सेनानी और डी है पुरोहित। तो आर्य राजा के मंत्री क्या कहते थे, पुरोहित। पढ़ाया मैंने आपको भी, पुरोहित के नाम से जाना जाता था। आर्य जो राजा थे उसकी सहायता के लिए पुरोहित और सेनापति होते थे। क्लियर। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सी फसल वैदिक काल में नहीं होती थी। ए है गेहूं, बी है चावल, सी ऑप्शन है जौ और डी है तंबाकू। तो वैदिक काल में गेहूं भी फसल किया जाती थी, चावल भी होता था, जौ भी होता था, परंतु जो तंबाकू था वो वैदिक काल में नहीं होता था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, किस वेद में मंत्र तंत्र एवं जादुई सम्मोहन से जुड़े स्रोत सन्निहित है। ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। जादू टोना तंत्र मंत्र से संबंधित कौन सा वेद है, अथर्ववेद। ऑप्शन डी आपका इसमें भी राइट आंसर होगा। क्लियर। आगे देखते हैं, निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद पूछा गया है। ए है सामवेद, बी है यजुर्वेद, सी ऑप्शन में आपका अथर्ववेद और डी है ऋग्वेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा माना गया है, बताइए। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है।
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद को, बी ऑप्शन में उपनिषद को, सी है यजुर्वेद और डी है सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किस वेद में 10 मंडल है? ए है यजुर्वेद, बी है ऋग्वेद, सी ऑप्शन है सामवेद और डी है अथर्ववेद। तो 10 मंडल किस वेद में है? ऋग्वेद में। सूक्त कितने हैं? 1028 और मंत्र लगभग 10,600 मंत्र है। तो कितने वेद में 10 मंडल की कौन से में है? ऋग्वेद में। तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 इसमें मंत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? ए है मनुस्मृति, बी है भगवत गीता, सी है ऋग्वेद और डी है मुंडक उपनिषद से। तो कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी में। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है? ए है महाभाष्य, बी है रामायण, सी ऑप्शन है अष्टाध्यायी और डी है महाभारत। तो सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है बताइए? रामायण या महाभारत? रामायण। ठीक है, तो इस प्रकार से ही एसएससी जीडी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था इन बुक्स के बारे में। एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। दोस्तों, ये बुक आपके नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर दोस्तों हम एसएससी जीडी और सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।